जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखिए, वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे जिनको 1913 में इनके काम के लिए, जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर काम किया, उसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जो बीच में रहता है मेटल, जिसके अराउंड लिगेंड्स रहती हैं, उस मेटल एटम या आयन के बारे में बात कर रहे हैं। वो शो करता है 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इनके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। अब देखिए, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएगी या उसके कॉरस्पॉन्ड करेगी। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके बराबर की प्राइमरी वैलेंसी होगी। ये है इसका मतलब। ये जब कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा तब आपको बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। एवरी मेटल एटम हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर उनका फिक्स है। मेटल एटम ट्राइज टू सेटिस्फाई इट्स बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। मेटल एटम कोशिश करता है अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करने की। अब देखिए, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कॉम्प्लेक्स के बाहर, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहता है, मान लीजिए x3 है यहाँ या x2 है यहाँ, तो ये है एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी। और जो अंदर लिगेंड्स रहते हैं, मान लीजिए वो 6 हैं, तो ये है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, जो मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूँ। तो प्राइमरी वैलेंसी यानी बाहर वाले जो आयंस हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं वो तो, ठीक है। सेकेंडरी वाले क्या होते हैं, या तो नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। जैसे पानी हो सकता है, एमोनिया हो सकता है न्यूट्रल में, ठीक है, और Cl भी हो सकता है जो कि नेगेटिव होता है। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से भी आपको शो करूँगा। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। तो प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर की तरफ है उनका कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई देगी आपकी। सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल हैं, और इसी वजह से क्या होगा, दे विल लीड टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं एक एक्सप्लेनेशन ऑफ कोबाल्ट एमीन्स। कोबाल्ट एमीन्स पे जो काम किया था इन्होंने, तो वर्नर थ्योरी के कोबाल्ट एमीन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और इसमें आपको बता दूं मैं कि ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं यहाँ, ये है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। ये अंदर वाली है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3Cl- लगे हुए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 6 है, तो इसका मतलब यहाँ 6 नंबर ऑफ एमोनिया लिगेंड्स लगी हुई हैं। अब जो अंदर वाले लिगेंड्स होते हैं उनको डार्क लाइन से शो करते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा डार्क नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको और डार्क कर देता हूँ। देखिए, एमोनिया जो है ये, इसको डार्क कर देते हैं, या इसका कलर बदल देता हूँ मैं, बेहतर होगा कि कलर बदल लेते हैं हम इसको ब्लू कर लें या ग्रीन कर लेते हैं। यानी कि जो डार्क है, जो अंदर वाले एमोनिया है ना, इनको डार्क बॉन्ड दिखाएंगे हम। इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बना रहा हूँ आपको नाइट्रोजन के साथ। अब जो 3 Cl बचे बाहर की तरफ, वो आपको डैश डैश इस तरह के बॉन्ड में दिखाई देंगे, ठीक है, प्राइमरी वाले। ये देखिए, Cl Cl एंड Cl, तो इस तरह से दिखाया है मैंने इसको। तो ये इनका पहला कॉम्प्लेक्स था वर्नर का, जिसमें 6 अमोनिया 3 Cl हैं, और इसी के बदलते हुए रूप आगे देखते हैं हम। तो इसमें तो क्या था कि एमोनिया 6 अंदर की तरफ हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी एमोनिया फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, और Cl जो है वो बाहर हैं, ठीक है। और जब ये टूटता है आयंस में तो 3Cl अलग हो जाते हैं और एमोनिया अलग नहीं होती, ठीक है। यानी कि इसके टूटने से पता चल जाएगा कि बाहर क्या था, Cl था। मान लीजिए ये नहीं हमें पता, मैंने काट दिया इसको, तो होगा क्या कि हमने, क्योंकि देखिए जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपाउंड है, तो उसका कलर्स हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो कॉम्प्लेक्स हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में ले करके जो भी एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं, जो भी टेस्ट हमें करने हैं,
ठीक है, वो हम करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अगर Cl-3 वो अलग से दे रहा है तो इसका मतलब 3 Cl बाहर की तरफ थे। ठीक है, तो इस तरह से हम ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें हमने 5 अमोनिया दिखाई दे रहे हैं, Cl3 हैं। देखिए पहले में Cl, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, Cl3 ही थे, अमोनिया 6 थे। अभी अगले कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। Cl3 है लेकिन अमोनिया 5 हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 अमोनिया, 2, 3, 4, 5 अमोनिया। ठीक है, डार्क लाइन दिखा रखी है, डार्क लाइन। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो एक Cl ऐसा है जो हमने क्या किया है, डार्क लाइन भी दिखाई है और जो डैश वाली लाइन होती है वो भी दिखाई है। यानी कि ये एक ऐसा Cl है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स है अपने पास, कोबाल्ट Cl3.4 अमोनिया। तो 4 अमोनिया ये रहे डार्क लाइन के साथ, डार्क बॉन्ड के साथ। और अब 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एक Cl ऐसा है जो केवल प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स है अपने पास, कोबाल्ट Cl3 अमोनिया। तो 3 अमोनिया तो डार्क में बना दी हमने। ठीक है, और जो ये एरो है ये गलत है, ऐसे होगी। ठीक है, एरो इस तरफ होगी। और जो 3 Cl हैं अपने पास अब, वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करेगी, 3 Cl जो है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला है प्रेसिपिटेशन डाटा। देखिए पहला कॉम्प्लेक्स जो हमने लिया था, Cl बाहर 3 थे, अब हमने AgNO3 डाला उसमें, तो हुआ क्या कि Cl ये अलग हो जाते हैं। आपको बताया था अभी 3 Cl- टूट सकता है आयंस में। तो Ag के साथ तीनों Cl गए, एफिनिटी थी दोनों में। ठीक है, एक दूसरे के लिए Ag जो है Cl के लिए एफिनिटी रखता है, अच्छी खासी अट्रैक्शन रखता है। 3 AgCl प्रेसिपिटेट बन गया और ये अलग हो गया आयन। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा था उसमें Cl 2 थे बाहर, एक Cl अंदर चला गया था, फिर 2 Cl अंदर, फिर 3 Cl अंदर, अमोनिया कम होते चले गए उस हिसाब से। अभी हमने सारे कॉम्प्लेक्स देख लिए थे, अब AgNO3 डाल रहे हैं। तो यहाँ केवल, यहाँ देखिए 3 मोल्स AgNO3 लगा, अगर ये 1 मोल था। अगर ये 1 मोल है तो यहाँ 2 मोल्स AgNO3 लगा। और अगर मोल से समझ नहीं आ रहा तो ये समझ लो कि एक मोलिक्यूल अगर ये लिया है तो 3 मोलिक्यूल AgNO3 के चाहिए। ठीक है, यहाँ केवल 2 ही AgNO3 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ 2 Cl हमें मिल सकते हैं आयंस की फॉर्म में, तो 2 AgCl बनेगा। यहाँ एक ही Cl है तो एक ही AgNO3 चाहिए, AgCl बन जाएगा। और लास्ट वाले में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो AgNO3 आप जितना मर्जी डाल लीजिए, कोई पीपीटी नहीं बनने वाला। ठीक है, यानी कि जो आपके बाहर वाले आयंस हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, यानी कि आपके जो प्राइमरी वैलेंसी के कोरस्पोंडिंग आपको आयंस दिखाई दे रहे हैं, लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ये आयंस में टूटता है और AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर कोई पीपीटी दिखाई नहीं दिया। दीज ऑब्जर्वेशन सपोर्ट वर्नर्स थ्योरी एंड वर्नर्स फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो वर्नर ने जो कंपाउंड का फॉर्मूला पहले दिया था वो प्रेसिपिटेशन डाटा से सिद्ध होता है। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है उसे कि हाँ वर्नर ने थ्योरी ठीक ठाक दी है, भाई बढ़िया थ्योरी दी है, इसलिए तो नोबेल प्राइज मिल गया। दूसरा देखिए मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, तो उसमें से एक थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हेंस इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। आपने पढ़ा होगा कि ये नंबर पे डिपेंड करेगी, मोल्स पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ रखी है, हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर विल बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू एंड हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी।
हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है पानी का, ठीक है, यहाँ पे पानी जो है जम जाता है। तो डिप्रेशन क्या है कि गिर जाए ये, मतलब -1 डिग्री चला गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना बन गया इसका, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला गया, अब -1 डिग्री पे कुछ ऐसा हमने किया, सॉलिड वगैरह कुछ मिलाया, ठीक है, तो -1 डिग्री पे पानी जम रहा है, 0 डिग्री पे ना जमे, तो हम कहेंगे डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में, कितने का, 1 डिग्री का, ठीक है, 1 डिग्री का डिप्रेशन आ गया। और हो सकता है कि 0 डिग्री पे ही था पानी, जम रहा था, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि -2 डिग्री पे जमने लग गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमा, ठीक है, -1 डिग्री पे भी नहीं जमा। तो यहाँ पे डिप्रेशन कितना आ गया, 2 डिग्री का, 2 डिग्री नीचे चला गया ना, 0 डिग्री से पीछे की तरफ चला गया 2 डिग्री, तो डिप्रेशन कितने का आ गया, 2 डिग्री का आ गया। पहले 1 डिग्री का हमने देखा, अब 2 डिग्री का हमने देखा, ठीक है। तो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, कोबाल्ट अमोनिया 6Cl3, फिर अमोनिया 5, फिर अमोनिया 4, फिर अमोनिया 3। अब आयंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आयंस दिखाए भी थे, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, रब कर दिया है मैंने, अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। जब ये टूटा तो एक आयन तो ये बन रहा है बच्चों, एक तो ये हो गया, और सामने कितने हैं इसके साथ में, प्लस के बाद 3, टोटल कितने हो गए, ये 4 आयन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जब टूटेगा तो 2 Cl निकलेंगे बेटा, 2 Cl, और एक बाकी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो टोटल 3 आयन बनेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने बन जाएंगे, अपने पास 2 ही आयन बनेंगे, और फिर इसी तरह से देखिए, एक बन जाएगा केवल, तो देखिए 4 3 2 1, इस तरह से, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आपको बताया मैंने, डिक्रीज करेगा एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, यानी कि इसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सबसे कम, इससे ज़्यादा इसमें होगा, फिर इससे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। हायर विल बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा यहाँ पर, एंड हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, सेम कॉम्प्लेक्स लिए हैं हमने, आयंस देखिए 4 3 2 1। अब जहाँ जितने ज़्यादा आयंस होते हैं वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, सभी को पता है, ठीक है, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं हम ये चीज़। हायर द नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस के पास चार्ज होता है, तो जब वो चलेंगे तो कंडक्टेंस भी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा आयंस कहाँ है, 4 यहाँ पर हैं, ये 4 में टूट रहा है, एक 4 में टूट रहा है, तो ऐसे से तो बहुत सारे होंगे ना, ऐसे से बहुत सारे होंगे, मैं तो एक की बात कर रहा हूँ कि एक 4 में टूट रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये भी 1 मोल लिया, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो सबसे ज़्यादा आयंस तो यहाँ बनेंगे ना, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस इसकी होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे कम इसकी होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ, चार्ज अगर हाई हो जाएगा आयंस पे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करने शुरू कर देगी, चार्ज हाई होगा तो और इंक्रीज करेगी ना। नंबर ऑफ आइसोमर्स, वर्नर डिड द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबल आइसोमर्स एंड नॉन आइसोमर्स फॉर कॉम्प्लेक्सेस एंड हेंस असाइंड द स्ट्रक्चर्स। तो वर्नर ने क्या किया कि उसने कॉपी पेन पे थ्योरेटिकली बना करके देखा स्ट्रक्चर्स, और जो हमें नेचर से मिल रहे थे वो उसके लैब में वो उनको भी ढूंढ निकाला उसने, ठीक है, जो नेचर में मिल रहे थे, और उनके बेस पे उसने कुछ स्ट्रक्चर्स असाइन किए, जैसे कोबाल्ट अमोनिया 4Cl2+, उसने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि ये एज इट शोज 2 आइसोमर्स एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली एज वेल एक्सपेरिमेंटली, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये
एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज, एक्सपेरिमेंटली गलत लिखा गया, थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसने इसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिया, कोबाल्ट बीच में है, 4 अमोनिया लगा दीजिए, 4 अमोनिया लगा दीजिए और फिर 2 Cl लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसने इसको दिया, 2 आइसोमर इसके मिले। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से बता देते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, दैट कैन कोऑर्डिनेट मेटल आयन बाय मोर देन 1 एटम्स और साइड्स, यानी कि 2 डोनर एटम रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है मेटल के साथ NO2, ठीक है, NO2 जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है तो ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है। यानी कि एम्बीडेंटेड, एम्बी का मतलब होता है 2, तो 2 एटम ऐसे हैं इसके पास जिनके थ्रू ये बॉन्डिंग कर सकता है, चाहे नाइट्रोजन के थ्रू करवा लो चाहे ऑक्सीजन के थ्रू करा लो। ठीक है, हम वो चीज़ें नहीं देख रहे कि कब ये नाइट्रोजन के थ्रू करेगा, कब ऑक्सीजन के थ्रू करेगा, वो चीज़ें जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाओगे आप देखेंगे उसको भी। अब ये क्या हुआ एकदम से, चलिए अब करते हैं चिलेट इफेक्ट एंड चिलेटिंग लिगेंड्स। इसमें कुछ टाइमिंग लगा हुआ है जिसकी वजह से स्लाइड आगे चल रही है, थोड़ी देर के लिए बिना कुछ लिखे ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिना कुछ लिखे ही पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चिलेट इफेक्ट एंड चिलेटिंग लिगेंड्स बच्चों, ये देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, व्हेन मल्टीडेंटेट लिगेंड्स लाइक EDTA, आपको बता रखा है ना, EDTA एक मल्टीडेंटेट लिगेंड्स है, हेक्साडेंटेट में हमने इसको पढ़ा था। तो जब ये मेटल के साथ बाइंड करती है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा चिलेट इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, बहुत आता है क्वेश्चन। एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड्स। और लिगेंड जो होते हैं जो चिलेट इफेक्ट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। एग्जाम्पल देखिए, निकल 2+ है, एक्वस प्लस 6 अमोनिया हमने डाला, तो निकल अमोनिया 6 2+ एक्वस कॉम्प्लेक्स बन गया। अमोनिया उसके साथ बाइंड कर गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गया, और लोग बीटा की वैल्यू इसमें 8.6 बना रही है। इसी तरह से निकल 2+ एक्वस प्लस 3 इथाइलिन डाइयामीन हमने डाला, और लोग बीटा की वैल्यू देखिए 18.28 आ रही है। लोग बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लोग बीटा ये आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि बीटा, देखिए बीटा जो होता है ना, एक तरह से इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें ये बताती है कि कौन कितना स्टेबल है। अगर बीटा की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल नहीं है। और लोग बीटा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो इथाइलिन डाइयामीन के साथ EN के साथ देखिए अच्छी खासी वैल्यू आ रही है, 18.28 आ रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द अबव रिएक्शन 6 अमोनिया बाइंड्स एंड 6 वाटर मोलिक्यूल्स लेफ्ट। एक्वा का मतलब है वहाँ 6 पानी थे। ठीक है, Na2+ एक्वा लिख रखा ना, एक्वस, इसका मतलब 6 वाटर वर देयर, तो वो वहाँ से चले गए और 6 अमोनिया लग गए। हैंस नो चेंज इन एंट्रोपी अकर्स। तो एंट्रोपी तो बढ़ी नहीं, मोलिक्यूल उतने ही तो गए हैं जितने आए हैं, तो एंट्रोपी नहीं बढ़ी। बट इन केस ऑफ इथाइलिन डाइयामीन कॉम्प्लेक्स 3 इथाइलिन डाइयामीन मोलिक्यूल्स अटैचेस एंड 6 वाटर मोलिक्यूल्स डिटैचेस फ्रॉम द मेटल आयन, हैंस एंट्रोपी जो बढ़ रही है। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें निकल 2+ एक्वस लिखा ना, इसका मतलब पानी वहाँ पर है और 6 मोलिक्यूल्स पानी के हैं। इथाइलिन डाइयामीन जो है वो हमने 3 उसके साथ लगाए हैं, वो 3 6 का काम कर रहे हैं। मैंने आपको इथाइलिन डाइयामीन का स्ट्रक्चर पहले लेक्चर्स में दिखा रखा है, 2 नाइट्रोजन होते हैं उसमें, इस वजह से, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, एक ही इथाइलिन डाइयामीन 2 का काम करती है। ठीक है, तो इथाइलिन डाइयामीन 1 2 का काम करता है, उसके पास 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, इसलिए 3 ही इथाइलिन डाइयामीन से हमारा 6 का काम चल गया, तो इसलिए लोग बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा आई है। यानी कि अपने 2 हाथों से पकड़े हुए हैं निकल को, एक इथाइलिन डाइयामीन। अमोनिया क्या कर रही थी, एक ही नाइट्रोजन उसको पकड़े हुए थी, बॉन्डिंग करे हुए थी, लेकिन इथाइलिन डाइयामीन के पास 2 डोनर आइटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन हैं, जिनकी वजह से वो स्ट्रोंगली बाइंड कर रही है। ठीक है, अब देखिए 3 ही
EN लगे हैं और 6 बाहर निकल के आए पानी। ठीक है, तो रैंडमनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई है बिल्कुल। 6 मॉलिक्यूल्स आज़ाद हुए और 3 बंध गए, तो 3 तो ज़्यादा आए ना एक्स्ट्रा, तो एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। Also the chelating ligand ethylene diamine is attaching from 2 ends। साथ ही साथ ये मैंने बता दिया आपको, इफ वन एंड गेट डिटैच्ड, 2 हाथों से या 2 एटम से बाइंड कर रही है इथाइलिन डायमीन, 2 नाइट्रोजन से बाइंड कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लीजिए एक हाथ छूट भी गया, एक एंड टूट भी गया, तो दूसरे से पकड़े रहेगी। इतनी देर में दूसरा हाथ भी उसके साथ बंधने की कोशिश कर सकता है, बाइंड करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि इथाइलिन डायमीन को छुड़ा पाना, अलग कर पाना आसान नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि EDTA अगर लगी हुई है तो कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, सोचिएगा। नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड्स, लार्जर द नंबर ऑफ चिलेट, यहाँ पे CHALET लिखा गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। चिलेट CHELATE होता है। तो लार्जर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इन अ कॉम्प्लेक्स, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए, चिलेट रिंग जितने भी ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे ऊपर जो है इथाइलिन डायमीन कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो ये 3 आप बना के देख सकते हैं अपने लेवल पे, या बुक में अगर मिल जाए आपको, अदरवाइज बना के भी देख सकते हैं। और पहले शायद मैंने लेक्चर में इथाइलिन डायमीन का एक कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया था आपको, उसको देखिएगा आप, तो उसमें रिंग देखिएगा कितने बन गए। ठीक है, 3 रिंग बने हुए होंगे, और नीचे कुछ एग्जाम्पल मैंने भी शो करे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, एमोनिया 4 हैं, रिंग तो एक भी नहीं है, 0। लॉग बीटा की वैल्यू देखो 12.6 ही आई। कॉपर इथाइलिन डायमीन ट्वाइस 2 प्लस, इथाइलिन डायमीन लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, तो रिंग कितने हुए? 2 ही हुए। तो लॉग बीटा की वैल्यू बढ़ गई, 20 आ गई। ट्राई इन, यानी कि यहाँ पर 3 ट्राई इन। अब इसका भी आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स जो हैं 3 आएंगे, और 3 रिंग्स आ गए हैं तो 20.5 लॉग बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ट्राई एन में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से रिंग्स बनेंगे, और 3 रिंग्स हो जाएंगे। और इसी हिसाब से आप ये भी सोच सकते हैं कि EDTA अगर लग गया EDTA, उसका कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको दिखा रखा है, तो उस केस में कितने रिंग हो जाएंगे? ठीक है, 6 रिंग हो जाएंगे। और उसका कॉम्प्लेक्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था एक, आप देखिएगा उसको ध्यान से। तो लॉग बीटा की वैल्यू भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कितने आएगी। ठीक है, साइज ऑफ चिलेट रिंग देखते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड चिलेट्स या रिंग्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादातर हम सोचते हैं कि ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आपने चेयर फॉर्म ऑफ हेक्सेन वगैरह भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो चेयर फॉर्म आपने पढ़ रखी है। 1 मिनट बेटा, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो वो चेयर फॉर्म 6 मेंबर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए मन में बैठ जाता है कि हाँ 6 मेंबर्ड अच्छा खासा स्टेबल होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग्स मोर स्टेबल हैं। नोट देखिएगा, वाइल काउंटिंग एटम्स यू मस्ट इंक्लूड मेटल आयन इन द रिंग। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेटल को छोड़ दें और बाकी को गिनने बैठ जाएं। ठीक है, तो उसको भी गिनना है। दूसरा नोट देखिएगा, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली दोज 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। केवल वही 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होंगे जहां पर एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड्स इन रिंग, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। इफ 6 मेंबर्ड रिंग इज देयर एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, देन, इसको देन बोलिएगा, ठीक है, THEN, इट विल बी मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड चिलेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो रेजोनेंस में है, आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक कॉम्प्लेक्स, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होना चाहिए? आपके सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल, टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, एसिटाइल एसिटोनेट हमारी लिगेंड है यहाँ, 3 है वो। ठीक है, वो N से शो कर दिया नीचे मैंने, अभी मैं लिख नहीं पा रहा इसको लिए, इसलिए आप समझिएगा कि नीचे N जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, नंबर तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए 3 है, तो ये टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है। तो इस तरह के एसिटाइल एसिटोनेट ACAC 3 होंगे ऐसे, हमने एक ही दिखाया अभी। तो C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, और O आगे सिंगल, फिर आगे टाइटेनियम के साथ बॉन्डिंग हो रखी है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये 3 लगे हुए होंगे, तब बनेगा टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर को।
जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके देन, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शुरू करने जा रहे हैं हम. इन कॉम्प्लेक्स आयंस कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट. कुछ रूल्स हैं, आप इनको ध्यान में रखें. ठीक है, आपके पास क्या होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स आएंगे और आपको उनका नाम लिखना होगा. 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं. ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे, बस उनका नाम लिखना है. तो उसके लिए आपको रूल्स थोड़े याद होने चाहिए और कुछ प्रैक्टिस आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी. देखिए, कैटायन का नाम पहले आता है, फिर एनायन का नाम आता है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट और फिर मेटल का नाम आता है, मेटल आयन का. ठीक है, अगर कैटायन एनायन 2 हैं आपके पास, तो कैटायन का पहले नाम देना है, फिर एनायन का. और लिगेंड्स और मेटल आयन में से नाम पहले किसका देंगे आप? लिगेंड्स का. तो ये 2 हमारे रूल याद हो गए होंगे आपको, पढ़ते जाइएगा, हो जाएंगे याद. नेगेटिव लिगेंड्स नेम एंड विद ओ. ठीक है, नेगेटिव जो लिगेंड होता है उसके लास्ट में ओ आता है. ठीक है, जैसे क्लोरो, फ्लूरो. पॉजिटिव लिगेंड्स नेम एंड विद ईएम. और न्यूट्रल लिगेंड्स का क्या है? आर गिवन नेम्स लाइक मॉलिक्यूल्स. तो ये आगे मैं आपको बताता हूं. जैसे ये रहा पॉजिटिव लिगेंड, देखिए NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम. इसी तरह से न्यूट्रल है हमारे पास लिगेंड्स, CH3NH2 मिथाइल एमीन, NH2CH2CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन. ये न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम इसी तरह से रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा. नाइट्रोसोनियम यानी NO+ और NO2+ नाइट्रोनियम. तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा. बहुत सारे लिगेंड्स और भी आपको किताब में मिलेंगे, मैंने कुछ लिए हैं. ठीक है, बाकी का जो चार्ट है वो आप किताब से पढ़ें और लिगेंड्स के नाम को रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा आपको. लिगेंड्स शुड बी नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए वाला पहले आएगा भाई डी वाले से, और जी वाला कोई है तो वो और बाद में आएगा, आई वाला कोई और बाद में आएगा. ठीक है, इस तरह से. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है आपने. जैसे 2 लिगेंड है तो प्रीफिक्स क्या लग सकता है उसके लिए? डू या डाई और बाई. डाई और बाई है ना. डू भी हो सकता है. ठीक है, 3 के लिए ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है 4 के लिए, पेंटा हो सकता है 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, 7 के लिए हेप्टा, फिर ऑक्टा, नोना, डेका, डू डेका आगे आ जाता है ना ऐसे. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये काफ़ी सारे चार्ट किताब में आपको मिल जाएंगे. मैंने काफ़ी हद तक लिया है, लेकिन कुछ छोड़ भी रखे हैं चीज़ें, तो वो चार्ट्स तो आपको किताब से याद कर लेने चाहिए पूरे. ठीक है, रिवाइज एटलीस्ट उनको बार बार करते रहेंगे तो याद हो जाएगा. अब देखिए, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, अगर वो 2 हैं तो क्या बोलेंगे? 20. कॉम्प्लेक्स लिगेंड जिनको बोलते हैं पॉलीसिलेबिक लिगेंड. ठीक है, ये भी आगे कॉम्प्लेक्स करेंगे हम, तो आपको दिखाऊंगा. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इनके नाम में. बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस. 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस. जनरली हमारा पहले 2 से काम चल जाता है. ठीक है, इससे ज़्यादा आगे हम जाते नहीं हैं. अब देखिए और भी कुछ रूल्स हैं. एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंत में क्या आ जाएगा? 8 ATE. अभी कॉम्प्लेक्स हम करेंगे, कुछ रिवीजन में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज इंडिकेटेड आफ्टर नेम ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमरल विदाउट गैप. ठीक है, रोमन में डालना है आपने, सीधी सिंपल गिनती में 1 या 2 या नहीं डालना है आपने, रोमन में 1, 2 या 3 या 4 इस तरह से डालना है. देखिए, ये चीज़ें भी आपने 11th 12th में की होंगी, लगभग वही रिपीटिशन है ये. लिगेंड्स विच एक्ट्स एज ब्रिज, ये नहीं किया होगा आपने. ठीक है, बिटवीन 2 मेटल एटम्स, तो वहाँ पे ग्रीक लेटर म्यू डलता है, म्यू. अगर एक लिगेंड ऐसी है जो जहाँ पर ब्रिज बन रही है, ठीक है, उसकी वजह से, तब म्यू डालना है वहाँ. इट इज़ रिपीटेड बिफोर ईच काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड. ब्रिजिंग लिगेंड अगर 2 आ गई है ना, या 4 आ गई हैं, तो उस हिसाब से हमें हर एक के साथ इसको लगाना पड़ेगा, और सेपरेटेड बाय हाइफन कर देना है इसको. ठीक है, 2 ब्रिजिंग ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय डाई म्यू या बिस म्यू, ये हम यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वी मस्ट राइट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट.
एग्जाम्पल फॉर नाइट्रो मैंने आपको बता रखा है ना, NO2 या तो N से जुड़ गया तो हमें N लिखना पड़ेगा वहाँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी आगे दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, इफ बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन देन वी राइट नाइट्रो, एंड इफ बॉन्डिंग इज थ्रू ऑक्सीजन देन वी विल मेंशन नाइट्राइटो, ठीक है। नाइट्राइटो से हमें पता चल रहा है कि भाई ONO है, नाइट्रो से हमें पता चल रहा है NO2 है। इसके अलावा N या O भी मेंशन किया जाता है, वो आपको आगे बता देंगे। सिज एंड ट्रांस वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड इन नोमेनक्लेचर टू शो सिज एंड ट्रांस पोजीशंस। ऐसा कुछ आ गया है कि सिज और ट्रांस की जरूरत पड़ गई है तो इनको भी मेंशन करना पड़ेगा। रूल्स बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे हैं, तो आपको बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपको याद होगा। प्रैक्टिस करने से सारे रूल याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स मैं आपको रिवीजन जरूर कराऊंगा, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ये लेक्चर सुनने के बाद। उसके बाद आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है, आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके फिर मार्क्स कटेंगे। आगे देखिए D या प्लस, L या माइनस, ये भी यूज़ किए जाते हैं टू शो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर से एक टेबल है आपके सामने, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स हैं और उनकी एब्रीवेशंस हैं, तो हमें एब्रीवेशन भी जरूरत पड़ती है। जैसे इथाइलिन डाइमीन हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, EN। पिरिडीन के लिए PY, एसिटाइल एसिटोनेटो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ACAC। ऑक्सालेट या ऑक्सालेटो के लिए OX। डाईइथाइलिन ट्राईएमीन, डाईइथाइलिन ट्राईएमीन, डाईएन। इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, ये तो मैंने बताया था, हेक्साडेंटेट होती है, 6 होता है कोऑर्डिनेशन। यूरिया का UR, थायूरिया का TU, डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम का DMG, और DMSO के लिए डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो कुछ और भी आपको 2-4 मिल जाएंगी एक्स्ट्रा, आप देखिएगा। अब देखिए नोमेनक्लेचर देखते हैं हम, हमारी रिवीजन शुरू हो रही है एक तरह से। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम देखते हैं। तो पहले मैंने कहा था लिगेंड को लिखते हैं, फिर मेटल की तरफ जाते हैं। तो लिगेंड कितनी है, 4 हैं। टेट्रा एमीन, एमीन इसका नाम होगा, बुक से पढ़िएगा इनके नाम, मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में भी, ठीक है। तो टेट्रा एमीन कॉपर, ब्रैकेट में 2+, और ये आयन है तो इसलिए आयन भी लगाना पड़ेगा, आपको रूल में बताया था। अगला भी एक आयन है तो आयन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले देखते हैं कि लिगेंड किस टाइप की है। अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमीन, तो 20 लगाएंगे साथ में। इथाइलिन डाइएमीन को ब्रैकेट में रखिए, फिर कॉपर, फिर 2, फिर 2 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है, आपको बताया था, ठीक है। फिर ट्राइन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, कॉपर, फिर से 2 और आयन, आयन तो यही। फिर देखिए ट्राईएमीन, ट्राई क्लोरो, देखिए क्लोरो में C और एमीन का A, तो बताइए A पहले आता है कि C, सबको पता है भाई A पहले आता है, इसलिए एमीन को पहले लिखा है। ट्राईएमीन, ट्राई क्लोरो, फिर कोबाल्ट, और फिर उसका रोमन न्यूमरल 3, ठीक है। 3 क्यों आया, क्योंकि ऊपर तो चार्ज 0 है, तो कोबाल्ट को X लिखो, एमोनिया पे चार्ज कोई होता ही नहीं है तो 0 लिख लिया, प्लस Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, -3 होता है। कितनी है ये, हाँ -1 होता है, सॉरी -1 होता है, तो -1 लिख लिया मैंने। कितनी है क्लोरो, Cl कितने हैं, 3 है, ठीक है। 0, ये 0 यहाँ सामने लिख ली, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, X -3 = 0 निकल के आएगा। तो X कितना आ गया, +3 आ गया, तो +3 को हम रोमन में डालेंगे यहाँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई चार्ज नहीं है इसलिए आयन वर्ड नहीं लगाना, ठीक है। आगे देखिए ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो यहाँ पर K के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। अगर K के ऊपर +1 है तो इस बाकी बची हुई स्पीसीज के ऊपर कितना होगा, -1। तो अब Ag को ले लेते हैं X -2, क्योंकि Cn के ऊपर -1 का चार्ज होता है, और बाकी आया -1, ये वाला यहाँ रख दिया। तो X कितना निकल के आएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -1 कितना आया बच्चों, +1 आया, X +1 आया, X इज +1 इस कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए ये 1 दिखा रखा है हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 दिखा रखी है रोमन में। तो पोटेशियम, अब सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन, ये कैटायन है, ये एनायन। मैंने बताया था आपको रूल में, कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और अल्फ़ाबेट छोटा ही रहता है, कैपिटल में नहीं लिखते, ठीक है। पोटेशियम, फिर डाई साइनो, कितने हैं साइनो, 2 है, तो डाई साइनो आर्जिनटेट, आर्जेंटेट, हाँ सिल्वर के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं भाई,
अर्जेंटेट, याद रखिएगा, ब्रैकेट में इसका 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास प्लेटिनम का, तो देखिए आपके पास अमोनिया है, नाइट्रो है, Cl है। तो अमोनिया में A से शुरू होता है भाई, नाइट्रो में N से शुरू होगा, नाइट्राइटो, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक Cl भी है, क्लोरो। तो बताइए कौन पहले आएगा? A पहले आएगा, फिर क्लोरो का C पहले आएगा, फिर नाइट्राइटो का N पहले आएगा, मतलब बाद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अमीन, टेट्रा अमीन, कितनी है? टेट्रा। फिर क्लोरो आएगा, A के बाद C, और फिर हमारा N, नाइट्राइटो, ठीक है। N तो बाद में आएगा C के, ठीक है, इसलिए नाइट्राइटो। फिर देखिए N प्लेटिनम, N प्लेटिनम कि ये N के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये भी बता दिया, नाइट्राइटो N, यानी कि ये जो NO2 ग्रुप है ये N के थ्रू जुड़ा हुआ है प्लेटिनम के साथ। फिर प्लेटिनम आ गया, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, X, अमोनिया पे कोई नहीं है चार्ज, और NO2 पे कितना होता है? -1, Cl पे कितना है? -1, ठीक है। सल्फेट पे कितना होता है? -2। अब ये इसको हटा दें अगर तो कितना आ जाएगा? +2, ठीक है। तो +2 सामने रखेंगे, तो x -2 इज इक्वल टू +2, तो इसलिए क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? सॉरी 0 नहीं, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, ये भी +2, तो +4 आ जाएगा बच्चों, +4, ठीक है। आप समझे मेरी बात? ये मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, x -2 इज इक्वल टू +2, ऐसे आ रहा था ना। तो अब ये -2 भी उधर जाके प्लस हो गया, तो +4 आ गया कि नहीं? तो इसलिए ये 4 लिखा है हमने। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सोडियम, फिर BnO3 4 है हमारे पास, सोडियम टेट्रा नाइट्रेटो बोरेट, टेट्रा नाइट्रेटो बोरेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी 3। इसी तरह से अगला कंपाउंड देख लेते हैं। तो पोटेशियम पहले लिखेंगे भाई, +2 है ये, तो इधर कितना हो गया? -2। तो पेंटासाइनो, ठीक है। नाइट्रोसिल N से शुरू हो रहा है, ये C से, ये नहीं देखते, पेंटा नहीं देखेंगे हम, ठीक है, C देखेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। साइनो का C और नाइट्रोसिल का N, तो C पहले आता है, तो पेंटा साथ में लगना ही लगना है। तो पेंटासाइनो, नाइट्रोसिल, और फिर फेरेट, 8 वर्ड लगेगा, ठीक है। ये 8 यहाँ भी लगा था, देखो 8 यहाँ, चलो सल्फेट तो लगना ही था, तो 8 वर्ड लगना ही लगना है, ठीक है। एनायन वाले कॉम्प्लेक्स में, इधर तो क्या है? कैटायन, इधर है एनायन, तो फेरेट लगेगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आ गई होगी, देखिए ये +2 है तो ये -2 है, तो x -5, ठीक है। और NO है, उस पर चार्ज तो 0 होगा, ठीक है। तो सामने क्या है? -2 है, तो x कितना निकल के आएगा? उधर जा कर के 5 + 5 हो जाएगा, -2, तो +3 निकल के आएगा। तो इस तरह से ये हमने 3 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, यहाँ पर NO3 4 हैं, ठीक है। तो +1 सोडियम है, इधर -1 है, तो देखिए x, बोरोन के लिए x, NO3 पे -1 का चार्ज होता है, तो -4 आ जाएगा, और सामने क्या है? -1 है, तो x कितना आ जाएगा? +4 -1, यानी कि +3 आ जाएगा, इसलिए 3 आ गया। तो आई होप ये थोड़े से मुश्किल कॉम्प्लेक्स भी मैंने जानबूझ के लिए, ताकि आप समझ सकें कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अभी एक स्लाइड और है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए डाई मिथाइल एमिडो, ये, फिर पेंटाफ्लूरो, फिर टंगस्टन 4। अब तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलाडेट 2, ठीक है, क्योंकि एनायनिक है, ये कैटायन है, ये एनायन है, एनायन वाले में 8 लगेगा। और देखिए ये फिर से कैटायनिक है, ये एनायनिक है, तो एनायनिक में 8 लगना है। सोडियम ट्राईऑक्सालेटो फेरेट, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं अब, ठीक है, फेरेट। इसी तरह से एक और स्लाइड है हमारे पास, मैंने कहा था ब्रिजिंग वाली भी आएगी। देखिए डाई म्यू क्लोरो 20, इसको ऐसे बना लेते हैं हम कि रोडियम है, एक और रोडियम है, तो ये Cl जो 2 है ना, कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है।
और आगे वो टिन वाला जो है, ठीक है, वो इस तरह से रहेगा SnCl3। हाँ बिल्कुल, ये 2 है ना, Cl3 ऐसे ही यहाँ SnCl3। ठीक है, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड्स का काम कर रहा है, तो इसलिए हमें म्यू लगाना पड़ेगा ब्रिजिंग लिगेंड के सामने। तो ब्रिजिंग लिगेंड अपने पास कौन सी है, Cl है बच्चों, Cl। तो देखिए डाई यानी कि 2, म्यू है, फिर क्लोरो है, क्योंकि क्लोरो ही तो हमारी ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक है, फिर बिस यानी कि 2 बार होगा, ये चीज़ देखिए 2 बार रिपीट हो रही है ना, ये चीज़। तो ट्राई क्लोरोस्टेनिल, और फिर रोडेट ये रहा, ठीक है, 4- ये रहा आयन। तो इस तरह से चलेगा ये काम। ठीक है, यानी कि इसमें आपको खोलने की जरूरत है इसको, कि रोडियम आपने ऐसे लिखा, और फिर Cl आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, बाकी तो बन जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लिखा हमने पहले, क्या किया, ब्रिजिंग लिगेंड का लिखा डाई, 2 है ना, फिर म्यू तो लगाना ही लगाना है, ताकि पता चल जाए कि हम ब्रिजिंग लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो क्लोरो कौन सी है, क्लोरो है। फिर बिस इसलिए लगाया क्योंकि ये भी 2 बार आ रहा था, तो ट्राई क्लोरोस्टेनिल, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा रोडेट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए 8 लग गया, 4- आयन। ठीक है, फिर देखिए ये पोटेशियम टेट्राक्लोरो पैलाडेट, क्योंकि ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिखा दिया मैंने आपको। सोडियम ट्राइऑक्सालेटो फेरेट 3, तो ये एक अलग तरह का कॉम्प्लेक्स था आपके पास, ये ब्रिजिंग वाला। इस तरह के 1-2 और देखिएगा अपने लेवल पे। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स की रिवीजन मैंने आपको कराई है। इसके अलावा भी आपको 30, 40, 50 और भी किताब में मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा आप उनकी भी रिवीजन करें। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होएगी बढ़िया, अदरवाइज़ आप उलझे रहेंगे इसमें। हालांकि ये जो हमारे नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, ये मान के चलिए 2-3 नंबर से ज़्यादा तो आने से रहा। ठीक है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर ये यूनिट करनी है तो करना पड़ेगा इतना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।